शुरू किया है उसका उद्देश्य ये है कि बिहार में जमीनी स्तर पर उतर के गांव-गांव पैदल जाकर लोगों से मिला जाए, बातचीत करी जाए, ये समझा जाए कि उनके जीवन की परेशानियां क्या हैं, किस तरह के हालात में वो रह रहे हैं, जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका असर क्या है, किन लोगों को कौन सी सुविधा मिल रही है और नहीं मिल रही है। जो अभी तक देखने समझने में आया है, बिहार में जो स्थिति है, जो आंकड़ों में भी दिखता है, सरकार के सारे दावों के बावजूद, सारे कार्यक्रमों के बावजूद सच्चाई यही है कि आज भी देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। यहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लोगों के लिए बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। जो किसान है उसके हालात ये हैं कि पहले वो 4 बरस 5 बरस खेती करता था, अपना पेट काटता था, कुछ बचत करता था तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज बिहार में किसानों की हालत ये है, अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं करता है, अगर आपके घर में कोई बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो आप खेती से उसका खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं, आपको 1-2 कट्ठा जमीन अपना बेचना पड़ रहा है। ये किसानों की हालत है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, ना स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। एक बार आप पढ़ लिख गए, सही गलत जो भी, चाहे प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में, उसके बाद आपको आगे की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार मजदूरी के लिए आपको बाहर ही जाना है। अभी तक करीब 4000 गांव में हम लोग गए और जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, 50 से 60% युवा बाहर ही रह रहा है। चाहे आप गरीब घर के हों या अच्छे घरों के। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर गए हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो मजदूरी करने के लिए बाहर गए। लेकिन गांव में आज बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई यही है कि वहां पर सिर्फ महिलाएं, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग रह रहे हैं। नवयुवक जो हैं वो बड़ी संख्या में बाहर ही रह रहे हैं। और ये किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, ये सभी वर्गों की समस्या है। अगर आप मध्यम वर्गीय हैं, पैसे वाले हैं तो भी आपके लिए समस्या है। बेरोजगारी यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो पैसे वाले हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की बहुत बड़ी चिंता है। इसके साथ जो सबसे ज्यादा 3 सुने जाने वाला शब्द है, अफसरशाही। हर जगह आप कहीं भी जाइए, किसी भी वर्ग के लोगों से मिलिए तो लोग यही बता रहे हैं कि बिहार में अफसरों का राज है। बिहार में पहले अपराधियों का राज देखा है, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो अफसरों का राज है। चाहे आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पैसा वाले हैं, गरीब हैं, अफसर जो चाहेगा वही होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। सरकारी विभागों में फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार का जब शासन 2005 से शुरू हुआ तो बिहार में एक बार को जो छोटे करप्शन के केस हैं उस पर एक अंकुश लगता हुआ दिखा था। अब वापस की स्थिति ये है कि चाहे आपको जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जमीन का रसीद कटाना है, FIR करना है, पासपोर्ट बनाना है, कोई भी काम बिना पैसे के, इंदिरा आवास लेना है तो 25,000, अनाज का राशन कार्ड बनाना है तो 2,500, हर चीज का एक रेट बन गया है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर आप बिना पैसा दिए हुए काम करा सकते हैं। और तीसरा जो शब्द है वो है PC। हर योजना में, योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, तो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें भी प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए PC, मनरेगा है उसमें 40% PC, शौचालय है उसमें 2,000 रुपए का PC, जो केंद्र राज्य सरकार की योजना है, सड़क की योजना हो, ग्रामीण विभाग की कोई योजना हो, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि एक व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक PC नहीं काटा जा रहा हो। तो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले 3 शब्द हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और हर योजना में काटे जाने वाला PC। 3 उद्योग जो बिहार में चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, जो रोजगार के एकमात्र रास्ता रह गए हैं, वो है अवैध शराब का कारोबार, बालू से जुड़े हुए लोग और अनाज से जुड़े हुए जो हर जिले में माफिया हो गए। ये 3 ही उद्योग बिहार में चल रहे हैं। जितना ये शराबबंदी के नाम पर सरकार ने जो योजना लागू की है, कहीं पर भी शराबबंदी नहीं है। हर जगह घर घर शराब मिल रही है और हर गांव में 5, 7, 8, 10 बच्चे ऐसे हैं जो शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं।
यही हालात अभी करीब करीब बालू का है। हर गांव में, हर जगह पर जहां हम लोग जा रहे हैं, अगर रास्ते में 10 ट्रक या ट्रॉली मिलता है तो मानकर चलिए कि उसमें 3 से 4 ट्रक या ट्रॉली बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, हर जिले में ये जो अनाज में जो चोरी हो रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज का 1 किलो प्रति लाभार्थी हर महीने जो चोरी हो रही है, अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और फिर अनाज को वापस लाना, इसके लिए हर जिले में एक अनाज का माफिया बन गया है बिहार में। ये तीनों क्षेत्र में जो नए माफिया हैं, ये पहले बिहार में नहीं थे, ये शराबबंदी के बाद पैदा हुए। बालू में पहले यदा कदा कहीं जगह पर कोई सुनाई में आता था कि बालू का कारोबार करते हैं। हर प्रखंड, हर जिले में बालू माफिया है। और ये अनाज में जो व्यवस्थित तरीके से चोरी हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो ही अनाज मिल रहा है, इस 1 किलो की जो चोरी हो रही है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए और ताकि जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने उनको उनका हिस्सा मिले, इसके लिए हर जिले में अनाज के बड़े माफिया बन गए हैं। तो इस अनाज को एकत्र करते हैं या गोदाम से उठाते हैं और उसको फिर पैसे में कन्वर्ट करके अफसरों तक और जनप्रतिनिधियों तक पैसा पहुंचाते हैं। 2 क्षेत्र है जहां पर लोगों ने बताया कि कुछ सुधार हुआ है। एक है बिजली और दूसरा है सड़क। बिजली के क्षेत्र में जरूर सुधार दिखा है। जहां पर भी हम लोग गए वहां गांव देहात, शहर, टोला, हर जगह बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो लोग बता रहे हैं कि लोगों की नजर में बिजली का बिल जो है वो गलत और बढ़ा हुआ आ रहा है। यही कारण है कि हर गांव में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो 5,000, 8,000, 12,000 का बिल लेकर घूम रहे हैं, डीसीएलआर और लोक अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। सड़कों के जो हालात है कि ग्रामीण, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, इन दोनों में जरूर सुधार हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है उसकी स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में होती थी। ग्रामीण सड़कों की चिंता किसी ने नहीं की है, या अगर बनाया भी गया है तो भ्रष्टाचार या रखरखाव के अभाव में वो सब टूट गया है। मिला जुलाकर जो स्थिति है, ये जमीन पर जो दिखी, प्रयास ये है कि लोगों को जाकर बताया जाए कि भाई ये जो आपकी समस्या है, इन समस्याओं से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप जाति, धर्म, नाली, गली, 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी समस्याओं पर वोट दीजिए, तभी ये सुधार होगा। यही पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव गांव जाकर ये समझा जाए कि लोगों की समस्या क्या है और लोगों को ये सिखाया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से वो वोट करें ताकि उनका जीवन सुधरे। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों के पास सही विकल्प हो। इसके लिए जरूरी है कि सही आदमी का चयन करके एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए ताकि लोगों को मजबूरी में भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न करना पड़े। उस दिशा में जब पदयात्रा शुरू हुआ था तो हम लोगों की सोच थी कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को चयनित किया जाएगा ताकि पूरे बिहार में करीब करीब 10 से 11 हजार लोग मिलकर एक नए दल का गठन करें, एक नई व्यवस्था की शुरुआत करें। जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो लक्ष्य था 20 लोग प्रति ब्लॉक। आज ये संख्या बढ़ के हो गई है 2,000 से 2,500। हर प्रखंड से 2,000 से 2,500 ऐसे लोग इस व्यवस्था से, जन सुराज की सोच से जुड़ रहे हैं, जो कि इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। जब भी ये पदयात्रा पूरी हो, जब ये निर्णय लिया जाए कि दल बनाया जाना है, तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर दल बनाए। कि जो पदयात्रा की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये तय है कि दल बनना है, लेकिन ये दल कोई प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, कोई एक व्यक्ति, कोई परिवार, कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं बनाएंगे। ये हर प्रखंड से जो लोग ऐसे इस सोच को सुन के, समझ कर, जान के जो लोग इससे जुड़ेंगे और साथ में मिलकर जो दल बनाना चाहेंगे, उनको ये अवसर होगा कि वो साथ में मिलकर एक दल बनाएं ताकि बिहार में एक नई वैकल्पिक विकल्प की रचना की जा सके और बिहार में विकास के लिए समाज के साथ मिलकर एक सकारात्मक काम किया जा सके। इस दिशा में अभी तक मुजफ्फरपुर तक हम लोग पहुंचे हैं। आगे की यात्रा अभी जारी रहेगी। तब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। प्रशांत जी, जिस बरूराज विधानसभा में अभी हैं आप, उसका एक बहुत ही पुराना मुद्दा रहा है, अपनी जो है लगातार मांग भी रही है। यहाँ का सबसे पुराना चीनी मिल है, जिसके लगने से यहाँ के जो आसपास के किसान थे उनको बहुत लाभ मिलता था, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन ये काफी दशक हो गया इसको बंद हुए।
कई सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आई, कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, उन्होंने उस चीनी मिल के मैदान से आकर के ऐलान किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस पर कुछ निगाह नहीं दिया। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बलराज का चीनी मिल एकमात्र उद्योग नहीं है, एकमात्र चीनी मिल नहीं जो बिहार में बंद है। बिहार में पिछले 10 से 20 वर्षों में 40 से ज्यादा चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल ही नहीं, यहाँ हर तरह के उद्योग बंद हो गए। पेपर मिल बंद हो गया, सीमेंट का कारखाना बंद हो गया, खाद की उपलब्धता खत्म हो गई। ये पिछले 20 वर्ष में पूरे बिहार में जिस तरह के भी उद्योग चल रहे थे, मुजफ्फरपुर को यहाँ का आर्थिक कैपिटल लोग बताते हैं, आर्थिक राजधानी लोग बताते हैं। आप मुजफ्फरपुर में कोई एक बड़ा उद्योग हमें दिखा दीजिए। यहाँ बड़े उद्योग के नाम पर एक मुर्गी का जो खाने वाला है वही एक उद्योग बचा हुआ है, जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है कांटी में, वहां पर भी ज्यादातर बहुत छोटे और लघु उद्योग भी बच गए। कोई बड़ा कारखाना अभी तक, मैं करीब 1 महीना से मुजफ्फरपुर में चल रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई एक बड़ा कारखाना नहीं दिखा। इसके बगल में समस्तीपुर है, वहाँ पेपर मिल बंद है, वहाँ जूट मिल बंद है, वहाँ चीनी मिल बंद है। तो बलराज में चीनी मिल बंद है, ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हर प्रखंड में यहाँ यही स्थिति है। दिक्कत यह है कि जिस बलराज की चीनी मिल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर चीनी मिल बंद हो गया। आज नहीं बंद हुआ, कई वर्ष पहले बंद हुआ। उसके बाद नेता हर दल के आए, उन्होंने उसकी चर्चा की, ये वादा किया कि इसको चालू करा देंगे। लोग इसको समझते भी हैं, मांग भी करते हैं, लेकिन जब वोट होता है तो वही जनता जो बलराज में चीनी मिल चालू कराने की मांग करती है, वही जनता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, दलों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर बंटकर चीनी मिल के बात को भूल जाती है और जाकर वोट कर देती है। जाति के आधार पर वोट कर देती है, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। मैं आपको एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। मोतिहारी में एक चीनी मिल है जिसमें आपने कहा नीतीश कुमार की और लोकल नेताओं की। मोतिहारी चीनी मिल में प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए थे और वहां से उन्होंने घोषणा की थी कि ये इस चीनी मिल 2014 में इस चीनी मिल का बना हुआ चीनी का चाय पीऊंगा तभी मैं बिहार में वापस आऊंगा। मोदी जी ने 2014 में बात कही। 2014 के बाद बिहार में लोकसभा का एक चुनाव हुआ और विधानसभा के 2 चुनाव हुए। जिस चीनी मिल से चीनी बनाने की बात मोदी जी ने की, उसी वो चीनी मिल आज भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लोग फिर भी जाकर मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। यही नहीं, जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो उस चीनी मिल का आधे से ज्यादा जमीन लोगों ने कब्जा करके, गलत तरीके से कब्जा करके बेच दिया। और जिन्होंने कब्जा किया, बेचा, वो कौन है? वो ज्यादातर भाजपा के वहां के स्थानीय नेता। अब आप ये बताइए कि जो नेता ने गलती करी, उन्होंने गलत वादा किया, पूरा नहीं किया, ये तो उनकी गलती है। उससे बड़ी गलती बिहार की जनता का ये है कि जिसने आपको साथ गलत वादा किया, फिर आप उसी को जाकर वोट देते हैं और फिर आप किसी तीसरे आदमी को पूछ रहे हैं कि यहाँ चीनी मिल कैसे चलेगा। अगर नीतीश कुमार ने बलराज में आकर कहा था कि चीनी मिल चालू कराएंगे और उन्होंने काम नहीं किया, तो बलराज की जनता को चीनी मिल से जो प्रभावित है उसको तो वोट नहीं देना चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन फिर वही जात के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, भाजपा हराने के नाम पर या लालू जी को रोकने के नाम पर आप वोट दे देते हैं। इसलिए आपका चीनी मिल नहीं बनेगा, सीमेंट का कारखाना नहीं बनेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा। यही बात तो आपको मैं बता रहा हूँ। बिहार की सारी समस्याओं की चर्चा होती है, लेकिन इन सारी समस्याओं से बड़ी समस्या जो है, जो मूल में है, वो ये है कि लोग बिहार के अपनी समस्याओं पर वोट ही नहीं करते हैं। समस्या का 5 साल चर्चा करेंगे, उस पर वाद विवाद करेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे, उसकी मांग करेंगे, लेकिन वोट यहाँ सिर्फ 4 बात पर लोग देते हैं। पहला बात कि मेरी जाति क्या है, दूसरी बात हिंदू मुसलमान के नाम पर, तीसरी बात लालू जी के डर से भाजपा को, और चौथा जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो भाजपा के डर से लालू जी को। यही 4 विषय है। अगर चीनी मिल में कोई मुस्लिम बच्चा है जिसकी नौकरी चली गई और नीतीश जी से उसका गुस्सा है, तो तय किया है कि भाई इनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन कल चुनाव होगा, सामने भाजपा रहेगी, वही बच्चा जिसका अपना नौकरी चला गया, जिसको मिल के बंद होने से जिसका आर्थिक सामाजिक नुकसान हुआ है, वो आदमी भी भाजपा के डर से फिर जाकर वही महागठबंधन को वोट देगा। यही बात लागू होती है अगर कोई उसमें हिंदू समाज का आदमी है, अगर आप समझिए कि भाजपा का वोटर है, वो भाजपा ने जो कहा मोतिहारी में क्यों गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वोट दे देंगे, हम मिल चालू करा देंगे,
प्रधानमंत्री ने वादा पूरा नहीं किया, उसको तो सामने दूसरे को वोट देना चाहिए था, लेकिन वो लालू जी को वोट दे नहीं सकता है, तो लालू जी के डर से प्रशांत किशोर जी के पास कोई मशवरा है चीनी मिल को चालू कराने का? बिल्कुल हम इस तरह का मशवरा देते ही नहीं। हम उन बेवकूफों में नहीं है जो कि ये आकर कहे कि हम नाली गली बनवा देंगे और चीनी मिल चला देंगे। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपको अपने समस्याओं का ज्ञान नहीं है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आप जाकर जात पर वोट दे रहे हैं, तो प्रशांत किशोर क्या कर देंगे? जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, अपनी समस्या और अपने बच्चों की समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे, तो सुधार होगा कैसे? अगर आपने मेरी सभा को सुना होगा, देखा होगा, तो करीब करीब 4000 गांव में हम पैदल गए। जहां पर भी हम सभा करते हैं उसमें एक प्रश्न सब जगह पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ गांव में पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? 100% लोग कहते हैं ना भैया, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। और उन्हीं लोगों से फिर मैं सवाल करता हूं कि आप ये बताइए अपने बच्चों के नाम पर कि क्या आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? तो 4000 गांव में आज तक कोई भी आदमी हमको नहीं मिला पूरे बिहार में पिछले एक साल में 4000 गांव में जिसने ये कहा हो कि हमने पढ़ाई पर वोट दिया है। अब 4000 गांव में अगड़े पिछड़े, अनपढ़, पढ़े लिखे, पत्रकार, बुद्धिजीवी, हर तरह व्यवसायी, किसान, हर तरह के लोग हैं। और किसी ने आज तक ये नहीं कहा सामने से कि भैया हमने पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो फिर रोज बैठकर सुबह से शाम तक ये सिर्फ चर्चा करते रहने से कि बिहार में शिक्षा ध्वस्त हो गई, बिहार में शिक्षा ध्वस्त हो गई, इसका क्या फायदा है? आपको शिक्षा पर वोट तो करना नहीं है, आपको मिल और फैक्ट्री के लिए वोट करना नहीं है। वोट तो आपको करना है 4 किलो अनाज के लिए, वोट आपको करना है जात के लिए, वोट करना है आपको धर्म के लिए, वोट करना है आपको राम मंदिर के लिए। तो फिर जिस चीज के लिए आप वोट करते नहीं वो आपको मिलेगा कैसे? तो प्रशांत किशोर के पास यही उपाय है कि जाकर इस बात को ईमानदारी और शुद्धता से समाज को बताया जाए। अब ये समाज पर है तो उसको ये समझ में आता है कि नहीं, समझ में आएगा तो सुधार होगा, नहीं समझ में आएगा तो सुधार नहीं होगा। सर, गिरिराज सिंह का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी और नीतीश जो है कि हिंदू को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सबके बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। उन्होंने बयान दिया है, जाकर उनसे पूछिए, उनके दल वाले से पूछिए, उनके विरोधियों से पूछिए, हमारा उससे क्या लेना देना है? इंडिया के गठबंधन में क्या बात हुआ, उस पर भाजपा के किसी सांसद ने क्या बयान दिया, उससे मेरा क्या लेना देना है? उससे बिहार का क्या लेना देना है? आप लोग जरा ये सोचिए। मान लीजिए कि आज एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, 10 वर्ष से दिल्ली में उनकी सरकार है, 6 वर्ष बिहार में भी गठबंधन में उनकी सरकार थी। क्या बिहार में शिक्षा सुधर गई? क्या बिहार में फैक्ट्री लग गया? क्या बिहार में तरक्की आ गई? उससे पहले 10 वर्ष इंडिया की सरकार थी जिसको उस समय यूपीए कहते थे, उससे क्या बिहार की समस्या निपट गई? क्या बिहार 28वें नंबर से बढ़ के 27वें नंबर पर भी आया? आपने 10 वर्ष इंडिया की भी सरकार देखी है और 10 वर्ष से अभी आप एनडीए भाजपा की भी सरकार देख रहे हैं। 20 वर्ष के, अगर पीछे की बात छोड़ भी दीजिए, तो 20 वर्ष के इन सरकारों के बावजूद और इस 20 वर्ष में भाजपा के लोग नीतीश कुमार के साथ करीब करीब 12 साल सत्ता में वो रहे हैं और 8 साल आरजेडी और नीतीश कुमार रहे हैं। आपने तो सबको देख लिया। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई। यही तो बिहार के लोगों की दुर्दशा है। आप कह रहे हैं इंडिया आ जाए, आप कह रहे हैं भाजपा आ जाए। अरे भाजपा के आने से क्या होगा? मोदी जी के आने से लोग बड़ा विकास हो रहा है। अगर विकास हो भी रहा है तो गुजरात में हो रहा है। बुलेट ट्रेन बन रहा है तो गुजरात में बन रहा है। फैक्ट्री रोजगार तो गुजरात महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, बिहार में तो फैक्ट्री कोई लगी नहीं। आप पत्रकार हैं, हमको बता दीजिए कि 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कौन सा फैक्ट्री लगा दिया भाजपा ने, मोदी जी ने? क्या काम कर दिया बिहार के लिए उन्होंने? और मान लीजिए काम को बात को छोड़ भी दीजिए, हम तो मन से कहते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में काम किया कि नहीं, इसको छोड़िए। 10 वर्ष में वोट मांगने के सिवा कभी मोदी जी ने अगर एक बैठक करने के लिए बिहार आए हो कि भैया बिहार का विकास कैसे हो? गुजरात कम से कम 50 बार गए हैं, दूसरे राज्यों में हर 2 महीना पर जा रहे हैं। बिहार में तभी आते हैं जब वोट लेना होता है। और गलती मोदी जी की नहीं है, क्योंकि आप कभी ये सोचे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। उसी गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात के होने के बावजूद
गुजरात के लोग उनको वोट तब देंगे जब वहां फैक्ट्री लगेगी, विकास होगा, रोजगार होगा। और उनको ये भी मालूम है कि बिहार के लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लोग मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 4 किलो अनाज के नाम पर ही जब वोट आप दे दीजिएगा तो मोदी जी यहाँ फैक्ट्री क्यों लगवाए? लोग कह रहा इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, जिसको जो कह देंगे वही करेगा। कभी आप घर में युवा के तौर पर बैठ के आपने सोचा कि मोदी जी किसी बड़े उद्योगपति को क्यों नहीं कहते कि बिहार में जाकर भैया फैक्ट्री लगाओ? किस उद्योगपति का हिम्मत है कि अगर मोदी जी कह दें कि आपको बिहार में फैक्ट्री लगाना है तो कौन उद्योगपति नाम बोल देगा? बताइए जरा। तो मोदी जी क्यों बोले? बिहार से 10,000 12,000 रुपए में मजदूर मिल रहा है, तो जाकर गुजरात में फैक्ट्री में मजदूरी कर ही रहा है। गुजरात में और दूसरे राज्यों में तरक्की हो रही है और बिहार के लोग बेवकूफ बनकर कमल का वोट दबा रहे हैं। गुजरात से 26 MP बिहार भाजपा का जीत के गया। अब बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे। हम लोग को कोई पूछ रहा है? क्यों पूछेगा? हम लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि भैया हम लोग को कमल को वोट देना है। जब आप अपने बंधुआ मजदूर बन गए हैं, कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया लालू जी का, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया मोदी जी का, आपके और हमारे बच्चों का कल्याण होगा कैसे? बिहार में काम होगा कैसे? उद्योगपति बिहार में इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, उसकी 2 वजह है। एक तो कि राज्य में जो सरकारें हैं ये उद्योग को बढ़ाने के लिए या उद्योग के लिए जो माहौल बनना चाहिए उसके लिए कोई काम नहीं करता है। दूसरा, जो केंद्र सरकार है वो भी उस दिशा में कोई प्रयास, कोई इंसेंटिव, कोई प्रेशर उन पर नहीं करते हैं। और केंद्र सरकार में जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, इस बात को आप गहराई से अगर समझना चाहते हैं तो समझिए। बिहार जो है वो लेबर का सप्लायर है। पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बिहार से जाता है। ये लोग जब दूसरे जगह जाते हैं, हमारे और आपके बच्चे, तो ये 12,000 14,000 रुपए में 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। इससे गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पंजाब में, हरियाणा में फैक्ट्रियां चलती हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा उसका नतीजा क्या होगा? यहां से लेबर जाना बंद हो जाएगा। तो गुजरात में जो फैक्ट्री चलाने वाला है उसका तो लेबर कॉस्ट 14,000 से बढ़ के 20,000 25,000 हो जाएगा। तो जो फैक्ट्रियों के मालिक है उन राज्यों में, वो क्यों चाहेगा कि बिहार में फैक्ट्री लग जाए और उसको वहां नुकसान होने लगे? इसीलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार इस बात को बिहार के लोग समझते नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ खरीद नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लग रहा है। मेरे भाई, जापान में कौन खरीदे? अगर आपको यहाँ सॉफ्टवेयर का पार्क लगाना है तो उसके लिए खनिज का क्या जरूरत है? चीनी का मिल बनाने के लिए आपको कौन खनिज चाहिए? फैक्ट्री इसलिए नहीं लगती है कि जो देश में प्रभावशाली लोग हैं, जिनके पास पूंजी है, उनके लिए बिहार सस्ते मजदूर का फैक्ट्री है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो वो मजदूर आने बंद हो जाएंगे। तो बिहार में आप 1 चीनी मिल लगाइएगा और आप उद्योगपति, आपके 10 चीनी मिल और हैं जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है। बिहार में अगर चीनी मिल लग जाएगा तो 10 चीनी मिल में आपका लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इन लोगों का दबाव इतना होता है कि भाई यहाँ से लेबर वाले जो राज्य हैं यहाँ पर फैक्ट्री न लगे। और यहाँ की सरकार ऐसी है कि इनको ये सूट करता है कि लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं, समाजवाद के नाम पर, जाति के नाम पर पूरा समाज अनपढ़ रहे। जब पूरा बिहार अनपढ़ रहेगा तभी तो 9वां फेल आदमी भी यहाँ सोचेगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर पूरा बिहार पढ़ लिख जाएगा तो कौन अनपढ़ आदमी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगा? पूरा बिहार अगर पढ़ लिख के नौकरी करने लगेगा तो कौन जाति के नाम पर अंधभक्त होकर वोट देगा? इसीलिए यहाँ की सरकार ये चाहती है कि पढ़ाई न हो, सब लोग मजदूर बने। जो बाहर के लोग हैं वो सोचते हैं कि भैया सस्ता मजदूर वहां से आ रहा है काम करने के लिए, तो हम इसको क्यों डिस्टर्ब करें? आप जरा समझिए, तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर जो आरोप अभी आया कि बिहार के लोगों को मारपीट हुई, क्यों हुआ? तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं। हम तो 2 साल तमिलनाडु में काम किए। झगड़ा बस इस बात का है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 700 रुपया दैनिक और बिहार से जो मजदूर जा रहा है वो 400 रुपया में, 450 रुपये में काम करने को तैयार है। तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो समझ रहा है कि भैया ये तो हमारा आके मजदूरी खराब कर देगा। लेकिन आपने देखा सरकार ने वहां त्वरित कार्रवाई की, क्योंकि जितने वहां फैक्ट्री वाले हैं मालिक, वो तो चाहते हैं कि बिहार के लोग जाए 400 रुपये में काम करे, तभी तो उसका मुनाफा ज्यादा होगा। बिहार के लोगों को ये समझ ही नहीं है। हम लोग, अगर आप मोदी जी को वोट देना चाहते हो दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो कहिए कि 2-4 फैक्ट्री बिहार में भी लगवाइए। अगर मोदी जी तमिलनाडु में फैक्ट्री लगा सकते हैं, गुजरात में लगा सकते हैं, तो बिहार में भी लगा सकते हैं। तमिलनाडु में जो
मोदी नीतीश लालू की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन वहां तरक्की हो रही है ना भाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां फैक्ट्री नहीं लग रही है। कई लोग कहता है कि केंद्र की सरकार, भाजपा भी तो यहाँ थी ना 8 साल, अभी पिछले साल तक तो भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं लगवाया फैक्ट्री? उन्हीं के तो उद्योग मंत्री थे शहनवाज जी। तो केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, एक भी फैक्ट्री अगर लगाया हो तो बता दीजिए। लेकिन फिर जनता जाकर उन्हीं को वोट देगी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर। सर, बिहार में एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए के पाठक को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में आजादी के कई दशक बाद भी वहां के जो स्टूडेंट थे नाव के सहारे विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान कल परसों बड़ी अनहोनी हुई और बड़ा हादसा हुआ। नाव पलटने से 32 बच्चे जो है कि डूब गए, जिसमें 20 बच्चे को सकुशल निकाला गया था और 4 डेड बॉडी अभी तक बरामद है। कई बच्चे अभी तक जो है उसमें उनका बॉडी का पता नहीं चल सका। ऐसे में आप किनको जिम्मेवार मान रहे हैं? भाई, आपने अपने सवाल में उसका उत्तर भी दे दिया है। किसी अधिकारी को शिक्षा विभाग में सचिव बनाया गया है, उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षक स्कूल में आए, टाइम पर आए। वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी हो जाए। वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि समाज में पढ़ने के प्रति जागृति हो जाए। वो तो बड़ा विषय है, समाज का विषय है, राज्य का विषय है, देश राज्य चलाने वालों का विषय है। आपने कहा नाव से जाने वाले बच्चों की दुखद मृत्यु, हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब लड़के वहां स्कूल में नाव से क्यों जा रहे हैं, उसमें शिक्षा विभाग का तो कोई लेना देना नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां 25-30 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उस दिन मुजफ्फरपुर में दुनिया में अगर 32 बच्चों की कहीं अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहां से हट ही नहीं सकते। 32 बच्चों की मृत्यु हो जाए और मुख्यमंत्री को हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। 30 बच्चों की मृत्यु हो गई, परिवार गुजर गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूरी है भाई? इसी मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे मरे। उसका जो पेपर है, आप लोग तो पत्रकार हैं, घटना हुई भूल गए, जाके जरा पढ़िए कि क्यों चमकी बुखार से लोग मरे। वो बच्चे मरे जो कुपोषित थे और जिन्होंने रात में सोने से पहले खाना नहीं खाया था, उनको बुखार हुआ। और अगर आप कुपोषित हैं और रात में सोने से पहले खाना नहीं खाया, आपको बुखार होगा तो चमकी बुखार में आपके मरने की, जाकर पेपर पढ़िए। 2 बरस के शोध के बाद ये निकला कि ज्यादातर बच्चे जो चमकी बुखार से ग्रसित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो बच्चे थे गरीब घरों के जो कुपोषित थे और उस दिन रात में उनको खाना नहीं मिला था। और उसी नीतीश कुमार को आप लोग जात के नाम पर, महागठबंधन को, भाजपा को आप लोग और हम लोग वोट दे रहे हैं। तो उन मृत्यु का, उन बच्चों की दुखद मृत्यु का जिम्मेवार सरकार और नेता के साथ साथ वो सारे लोग हैं जो जानते बुझते जाकर वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, आपका ये सवाल है कि आप कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपका जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी पर ही सवाल खड़ा करते हैं, बीजेपी पर, लेकिन कांग्रेस को नहीं उसको सामने लाते हैं। कहीं आप उसी पार्टी में कहीं जाना आप लोग का मतलब कभी कभी समझ हमको
ये मजबूर करता है सोचने में कि आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार को कहां लेकर चले गए। कांग्रेस है कहीं बिहार में जो है। अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप कहिएगा कि आप डीएम की पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अरे शिवसेना पर टिप्पणी नहीं कर रहे, जेएमएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे। वो लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं यहाँ। जेएमएम चला रहा है बिहार, बिहार को शिवसेना चला रहा है, बिहार को चला रहे हैं लालू, नीतीश और भाजपा अलग अलग समय कालखंड में। तो इन तीनों से सवाल ना कर। कांग्रेस ने तो 40 वर्ष बिहार को बर्बाद किया, तो जनता ने उस समय इतनी समझदारी दिखाई कि उस कांग्रेस को पूरे सिरे से काट के फेंक दिया। कांग्रेस का तो नामो निशान कहीं नहीं है। कई बार आदमी कहता है कांग्रेस का शिकायत नहीं करे। भाई कांग्रेस ने जो गलती की बिहार में, उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। जनता ने उनको उठाकर 1990 तक कांग्रेस यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। आज उनको 5% वोट भी बिहार में नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो तीन दल हैं जो पिछले 32 साल से बिहार को चला रहे हैं, वो है लालू, नीतीश और भाजपा। इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे। राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है, आप बताइए जरा। आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, राहुल गांधी को पिछली बार आपने बिहार में कब देखा था? बिहार के मुद्दे पर कोई बोलते हुए सुना आपने? गरीब की बात करने वाले ये लोग अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में महिला को 3,000 रुपया देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है, जरा बताइए तो। और अगर कर्नाटक की महिला को 3,000 रुपया मिलना चाहिए तो आप यहाँ सरकार में शामिल हैं कांग्रेस के लोग, जरा बताइए तो कि आप यहाँ बिहार की महिला को काहे नहीं 1,000 रुपया दिलवा रहे हो? ये किस भ्रम में आप लोग पड़े? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार का 4 जिला का नाम नहीं जानता है, उसे क्या सवाल करें? एक अहम सवाल आजकल राजनीतिक दलों में देखा गया है कि अपने लोगों को टिकट बेचते हैं। ये राजनीति के लिए एक क्या पहलू है उससे? और दूसरी बात ये है कि राजनीति में अर्थतंत्र आ गया है, उससे कैसे आप लड़ेंगे? मेरे भैया, हमको कोई लड़ने, देखिए ये आपका भ्रम है कि पैसे से ही राजनीति होती है। ये आपका भ्रम है। अभी जिसके अरे आप जो देख रहे हैं, देखने के आगे चश्मा लगाइए, देखने का आपका नजरिया गलत है। अगर आपको ऐसा लगे कि पैसे वाले ही राजनीति कर रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। समाज ने जब जिसको भी नेता बनाया, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में, इसी अर्थतंत्र वाली जो आपको दिख रहा है, जिस दिन नीतीश कुमार को बिहार में नेता बनाया, नीतीश कुमार टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन सुशील मोदी को, लालू यादव को बिहार में नेता बनाया, उस दिन वो टाटा बिरला नहीं थे, वो करोड़पति नहीं थे। जिस दिन ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने नेता बनाया, उस समय वो किसी उद्योगपति की लपेटी नहीं थी। आप किसी भी नेता को देखिएगा पूरे देश में, जब समाज ने उसको नेता बनाया तब वो पैसे वाला नहीं था। नेता बनने के बाद आप पैसे वाला बन गए, वो अलग बात है। ये आपको क्या बताता है? अगर समाज आपके साथ खड़ा है, अगर आपके पास जनता का समर्थन है, तो वही समाज कहीं न कहीं कम या ज्यादा पैसे संसाधन का व्यवस्था भी कर देता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इस बात का गारंटी नहीं है कि उस पैसे के बल पर आपको वोट मिल जाएगा। मान लीजिए कि बीजेपी की आज सरकार है, उनके पास बहुत वोट है, देश भर में 20 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो बीजेपी के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपया आपको दिख रहा है। लेकिन बहुत ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपया उनके बैंक में है, उनके पास एक वोट भी नहीं होगा। तो नोट, जिसके पास जनता का समर्थन है, जिसके पास वोट है, उसके पास नोट का जुगाड़ किसी न किसी तरीके से समाज कर देता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ नोट है, उसके पास वोट हो ये जरूरी नहीं है। तो ये भ्रम मत पालिए कि सिर्फ पैसे से ही व्यवस्था हो सकती है। हम लोग कोई टाटा बिरला के लड़के नहीं है, यहाँ कोई चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं। बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि हमने किसी का एक कप चाय भी पिया है, लेकिन समाज ने व्यवस्था की है, हम ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चल रहा है सामने। आज देश में चर्चा है कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, इसको क्या? भैया, ये दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। इंडिया दैट इज भारत। अगर आप उसका क्रम बदलना चाहते हैं, भारत दैट वॉज इंडिया और दैट इज इंडिया अगर कहना चाहते हैं, तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हुए हैं पार्लियामेंट में, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। हम लोग क्या कहते हैं,
संविधान शुरू कहां से होता है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। और हमारी भावना व्यक्त होती है जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों में जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो जिनका भी पार्लियामेंट में बहुमत है, अगर वो चाहें तो कोई कानून बना सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, भारत के बजाय कुछ दूसरा भी रख सकते हैं। अगर वो जनता की भावना के अनुरूप होगा तो अभी 6 महीना के बाद चुनाव होगा, उनको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप संसद में ऐसा कोई कानून बनाएंगे जो जनता के भावना के अनुरूप नहीं है, तो जनता के पास अधिकार है, फिर 6 महीना में चुनाव होगा, आपको हटा देगी। इसलिए इस तरह के वाद विवाद में पढ़कर भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए एक बार को बहस के लिए कि आज भारत का नाम इंडिया है और इंडिया के नाम से हम लोग यूज करते हैं, जो कि भारत भी कुछ लोग यूज करता है, उसको कोई कहे कि नहीं अब इसको भारत ही कहना है। 2 बरस के बाद, जो 6 महीने के बाद चुनाव होगा, अगर एक नई सरकार चुन के आ गई वो फिर कह सकती है कि नहीं भाई इसका नाम इंडिया ही रहेगा। आज नहीं 5 वर्ष के बाद जो सरकार आएगी, अल्टीमेटली जो जनता क्या भावना है, जनता की भावना है, जो आप और हम मत के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुन कर जाता है, वही लोग तो निर्णय लेंगे। अगर वो आपके भावना के अनुरूप निर्णय लेंगे तो जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो आपके भावना के अनुरूप निर्णय नहीं लेंगे तो उनको चुनाव हारना पड़ेगा, नई व्यवस्था आ जाएगी, उस चीज को करेक्ट कर देगी। ये लोकतंत्र की ताकत को आप किसी एक कानून और एक निर्णय एक पार्लियामेंट से मत दर्ज कीजिए। देश में 75 साल में कितने साल से मोदी जी की सरकार है, अभी तो 9वें साल हुआ है, क्यों घबरा रहे हैं? इंदिरा जी की सरकार थी तो उन्होंने संविधान के प्रस्तावना में जो परिवर्तन करना चाहा वो कर दिया। कई तरह के कानून बने, जो भी सरकार है उसका अधिकार है कानून बनाना, लेकिन जनता का भी अधिकार है कि जो आपको बहुमत दिया है आप कानून बना रहे हैं, अगर वो जनता की आशाओं, अपेक्षाओं, भावनाओं के खिलाफ जाएगा तो जनता फिर आपको धरती पर हिला देगी। वन नेशन सर, वन इलेक्शन पर क्या कहना है? आज की समाचार एक मिनट, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना है? वन नेशन वन पोल पर पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर ये सही नियत से किया जाए और एक 5-7 साल का समय दिया जाए ताकि हर व्यक्ति और जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग द मतदाता, ताकि वो ट्रांजिशन हो सके, तो इससे देश का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आजादी के बाद ये व्यवस्था लागू थी। अगर फिर से इसको आप लागू करना चाहते हैं तो 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक कि सबको 2-4-5 साल का समय दिया जाए नई व्यवस्था में आने के लिए, समझकर जुड़ने के लिए, और दूसरा आपकी नीयत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि आतंकवाद विरोधी कानून लेकर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर देश में आतंकवाद विरोध का अगर कोई कानून आता है तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन आतंकवाद निरोधी कानून के नाम पर अगर आप किसी संप्रदाय विशेष को, वर्ग विशेष को टारगेट करके उसको प्रताड़ित कीजिएगा, उसको परेशान कीजिएगा, तो कानून तो वही है लेकिन नियत गलत है तो आपका उसका समर्थन नहीं हो सकता है। तो मेरा एक लाइन का आंसर ये है कि वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जा रहा है और इससे जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर एक 4-5 साल का समय सीमा बनाकर किया जाए तो ये देश के हक में है। इसलिए कि हर साल चुनाव होना एक बहुत बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बोझ समाज को डालता है। सर, आज अगर की इसको भाई मेरे सवाल पूछो, बोल तो लेंगे तो अगर उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया जा सके तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको इसलिए ला रहे हैं कि अब चुनाव न हो, आगे हम ही रहेंगे बिना चुनाव के, वो नियत की बात हो गई। एक अंतिम सवाल मेरा है, क्या नीतीश कुमार फिर से यू टर्न लेकर एनडीए में जाने वाले? लगातार भैया जोर नीतीश कुमार अभी हाल ही में कहाँ- स्वास्थ्य मंत्री के बिना ही स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हुआ सुनिए, है। ऐसा है, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानने का दावा कर सकता हूँ, उनको मालूम है कि नीतीश जिस तरह की राजनीति करते हैं, ये हमेशा एक उनका दरवाजा है जो कि पब्लिक को दिखता है, एक खिड़की है जो उनके साथियों को दिखता है, और एक रोशनदान वो पीछे बनाकर रखते हैं जो उन्हीं को दिखता है। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली है। अच्छी है, खराब है, आप उसके पक्ष में है, विरोध में, लेकिन ये उनकी शैली है। जब वो भाजपा के साथ थे तो जातिगत जनगणना के आधार पर आरजेडी से मिलना शुरू कर दिए। क्यों? वो भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कि देखो अगर नहीं मानोगे तो मेरा एक रोशनदान खुला हुआ है, इससे भाग जाऊंगा। अभी अब महागठबंधन में आ गए, तो महागठबंधन में आने के बाद
उनकी ऐसी समझ थी कि उनको पूरे देश में लोग संयोजक बना देगा, वो तो हुआ नहीं। तो अब आप अचानक से 3-4 घटनाओं को देख लीजिए। सबसे पहले नीतीश कुमार ने क्या किया था, उन्होंने हरिवंश जी को, जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष थे, उनके पार्टी के एमपी थे, उनको पार्टी से कभी हटाया नहीं, ताकि एक भाजपा से वो खिड़की खुला रखे जो पब्लिक के सामने है। दूसरा, आप अचानक से देखिए नीतीश कुमार को प्रेम जगह वाजपेयी जी के डेथ एनिवर्सरी पर उनके समाधि पर चले गए। कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि भाई पिछले 5-7 साल में तो आप कभी नहीं गए। फिर आपने देखा कि अभी डिनर हुआ, उसमें वहां जाकर ठहाका लगा रहे थे। ये क्यों हुआ है, ये क्यों? और अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें उनके पार्टी के अध्यक्ष ललन जी नहीं गए, कोई तीसरे आदमी को उन्होंने भेजा। ऐसा नहीं है कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। अब अपने साथ जो रहता है उसको वो डराते रहते हैं हमेशा कि अगर हमको ये नहीं करोगे तो देख लो भाई, हम उधर भी जा सकते हैं। कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तो क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। सर, एक सवाल मेरा था, आज की समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुई है, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले अपने ही मंत्री के बयान को लेकर तेजस्वी जी मीडिया को नसीहत दिए हैं कि सकारात्मक बातों को जो है कि प्रकाशित कीजिए, नकारात्मक को प्रकाशित नहीं कीजिए, जो कि बात चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि आरजेडी के नेता और लालू जी के लड़के सकारात्मक बात पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, न इनके बाबूजी ने किया, न माता जी ने किया, न ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, तो इसलिए मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है, नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है। जहां तक आपने शिक्षा मंत्री के बयान की बात कही है, शिक्षा मंत्री को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति, और जहां तक मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है, ये दलगत मामला है। दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं, और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जहां हर व्यक्ति ये मान रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो उनको शिक्षा को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, वाद विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए कि भैया रामचरितमानस भाजपा वाले खड़े हो जाएंगे कि भैया रामचरितमानस के खिलाफ में इन्होंने बोला इनका पुतला दहन करो, कुछ राजद वाले खड़े हो जाएंगे कि ना भैया रामचरितमानस में ये बात खराब लिखी गई है, और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। तो चंद्रशेखर यादव, जो तेजस्वी जी ने सकारात्मक राजनीति की बात पत्रकारों को सलाह दी है, उनको अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए, और सबसे पहले अपने मानना चाहिए। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा,
सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे। वो दत्तानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। और ऐसा कैसे है कि चंद्रशेखर यादव बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सहमत नहीं है और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे इतनी राजनीति तो सबको समझ में आ रही है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वो सकारात्मक राजनीति की बात करें ताकि बिहार का कुछ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।